आज के इस वीडियो में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक ही वीडियो में देख लेंगे। डायग्राम की सहायता से हम पूरे पाचन तंत्र को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पाचन तंत्र से आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर पाचन तंत्र है क्या, इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को क्यों है। तो देखिए, जो हमारा शरीर है ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, कई सारे सेल से मिलकर बना है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा शरीर है अगर इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग होगा कोशिका होगी। तो हमारा शरीर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन कोशिकाओं को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो भोजन, आहार से मिलेगी। तो जो भी हम भोजन करते हैं ना, ये जटिल अणुओं में होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है। लेकिन जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, इनको जो एनर्जी मिलती है ये स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलती है, यानी कि सरल अणुओं से मिलती है। तो इसीलिए जो पाचन तंत्र है ये क्या करता है, जो हम भोजन लेते हैं भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो यही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जो भी हम भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है, जटिल अणुओं में होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन्हें सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है, जिसके बाद हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। हमारी कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो जो ये पाचन तंत्र है ना, ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। लेकिन इसकी सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता एंजाइम और अम्ल करते हैं। तो ग्रंथियों के द्वारा कुछ एंजाइम और अम्ल छोड़े जाते हैं जो कि इस पाचन तंत्र की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो अम्ल और एंजाइम क्या करते हैं? पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही भोजन का पाचन कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। तो जो भी अंग मिलकर इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं उन सबको पाचन तंत्र कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पाचन तंत्र की ज़रूरत क्या है और इनका काम क्या है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हमने पोषक तत्व वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो भी हम भोजन करते हैं ना, हमारे पाचन तंत्र को ये नहीं पता कि हमने रोटी खाई है कि दाल खाई है। उनको मतलब है कि हमने जो भी भोजन किया है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, प्रोटीन कितना है। मतलब कि हमारे पाचन तंत्र को ये नहीं पता कि हम खा क्या रहे हैं, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको उससे मतलब है। तो जो भी पोषक तत्व हैं ये हमने पहले पढ़ लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो हम जो भी भोजन लेते हैं हमारे पाचन तंत्र को उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनसे मतलब है। तो जो भी पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। इसमें से जो विटामिन है, खनिज लवण है और जल हैं, इन्हें हमारा पाचन तंत्र क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। यानी कि इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं बदला जाता, इनका डायरेक्ट ही अवशोषण हो जाता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो हमारा पाचन तंत्र इन्हें डायरेक्ट ही अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होते हैं। तो पहले इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदला जाता है, उसके बाद हमारा पाचन तंत्र इन्हें अवशोषित कर पाता है। तो जो हमारा पाचन तंत्र है ना, इसे मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना है। तो हम जो भी भोजन करते हैं हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है ये जटिल अणु हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें पहले सरल अणुओं में बदलेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या है? तो ग्लूकोज है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ये हमें
तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता है। इसीलिए जब हम बीमार भी पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पहले ग्लूकोज लगा देता है, जिससे हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, ग्लूकोज में बदलना है। प्रोटीन को क्या करना है, प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इसे अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में बदलना है। और वसा यानी कि फैट को फैटी एसिड वसीय अम्ल में बदलना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलो, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलो और वसा को वसीय अम्ल में बदलो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें साथ कौन देगा, तो एंजाइम्स इसका साथ देंगे, वो पाचन प्रक्रिया को तेज करेंगे। तो भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस 5 स्टेजेस में होता है। पहला चरण है अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन। तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप है भोजन को मुख में लेना। इंजेशन मतलब कि जो भी हम भोजन करेंगे उसको, जो भी हमारा भोजन है उसे मुंह में लेना, मुंह में डालना ही इंजेशन कहलाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है पाचन, डाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना, क्योंकि जो भी हम भोजन करेंगे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे क्या करेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। तो दूसरा स्टेप है पाचन। तीसरा स्टेप है अवशोषण। तो जो भी भोजन है हमने भोजन किया है, अब हमारा शरीर उसकी जो एनर्जी है अवशोषित करेगा ना। तो जो भी हमने भोजन किया है उसको अब हमारा शरीर क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना ऊर्जा के रूप में, यानी कि उसको अवशोषण करना, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। तो जो भी ऊर्जा अब अवशोषित हुई है उसका क्या होगा, हमारा शरीर उपयोग करेगा कार्य करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा एसिमिलेशन। पांचवा स्टेप है मल परित्याग, यानी कि जो भी अपचा भोजन होगा वो क्या होगा, गुदा द्वार के द्वारा हमारा शरीर बाहर निकाल देगा। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, 5 चरणों में होती है। और यह भी पूछा गया है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले अंतःग्रहण होगा, भोजन को हम मुंह में लेंगे। उसके बाद पाचन होगा, पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगा। पाचन के बाद उसका अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, यानी कि ऊर्जा का उपयोग करेगा हमारा शरीर कार्य करने के लिए। और पांचवा स्टेप है मल परित्याग। तो जो भी अपचा भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो क्या करेगा, हमारा शरीर गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो आगे अब हम देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग अंग होंगे, सभी अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ, जिसे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो आहार नाल क्या होती है, तो जो भी हम भोजन करते हैं उसको मुंह में डालते हैं। तो मुंह से लेकर गूदा तक, यानी कि जहाँ से हम मल त्यागते हैं, पूरी उस कैनाल को आहार नाल कहा जाता है। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो पूरी की पूरी नाल है, इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है, यानी कि 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो ये आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहले तो हमारा मुख यानी कि मुंह, जिसे मुख गुहा कह देते हैं। उसके बाद आती है ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद भोजन ग्रास नली से अमाशय में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। और अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और बड़ी आंत के बाद जो अपचा भोजन है, ये गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख से लेकर गुदा तक जो पूरी ये नाल है ना, इसको आहार नाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 32 फीट इसकी लंबाई होती है। तो ये तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है।
पाचन तंत्र है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ये पाचन अंग हैं, इनकी पाचन क्रिया में सहायता कौन करेंगे? तो एंजाइम। एंजाइम ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। अलग अलग एंजाइम अलग अलग ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं। तो ये सभी ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये ग्रंथियाँ क्या करती हैं? एंजाइम निकालती हैं। और एंजाइम क्या करते हैं? जो जटिल अणु है ना, उन्हें सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। और इसमें ये सहायता करते हैं किसकी? तो जो ये पाचन अंग है, इनकी सहायता करते हैं ताकि पाचन की जो प्रक्रिया हो तेजी से हो। तो कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं जो कि भोजन के पाचन में सहायता करती हैं? पहली है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ये हमारे मुंह में पाई जाती है। उसके बाद जठर ग्रंथि, ये हमारे अमाशय में पाई जाती है। तीसरा है यकृत यानी कि लीवर। चौथा है पित्ताशय, गाल ब्लैडर। पांचवा है अग्नाशय, पैनक्रियाज। और छठा है आंत्र ग्रंथि। तो ये सभी ग्रंथियां क्या करती हैं? एंजाइम्स निकालती हैं, एक प्रकार का रस निकालती हैं, जो कि पाचन अंगों को पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में सहायता करती है। तो ये पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं? पाचन क्रिया को तेज करती हैं। तो एक बार डायग्राम में देख लो। तो पहले हम जो भी भोजन करेंगे मुंह में डालेंगे। उसके बाद क्या होगा? वो ग्रास नली की सहायता से यानी कि फूड पाइप की सहायता से हमारे अमाशय में जाएगा, यानी कि स्टमक में जाएगा। और अमाशय के बाद वो भोजन छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद वो भोजन बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद जो अपचा भोजन है, ये गुदा द्वार के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस पूरी नाल को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। तो आहार नाल के बाद एक बार हम जो सहायक ग्रंथियां हैं इन्हें भी डायग्राम में देख लेते हैं। तो सबसे पहली सहायक पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, जो कि हमारे मुंह में पाई जाती है। उसके बाद है लीवर यानी कि यकृत। यकृत के बाद है पित्ताशय, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। जो आप ये हरे कलर का देख रहे हैं, इसी को पित्ताशय कहा जाता है। लीवर के पीछे है ना ये हरे कलर का। तो अगर मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊं तो ये पीछे की तरफ से है। तो आप देख रहे हैं लीवर के पीछे जो ये हरे कलर का है, ये क्या है? ये पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर है। उसके बाद अगली ग्रंथि है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। तो आप जो ये स्टमक है, अमाशय है, इसके पीछे देख रहे हैं, ये क्या है? अग्नाशय है। तो जो हमारी फूड पाइप है ना, आप देख रहे हैं डायरेक्ट आकर किससे जुड़ती है? पीछे की ओर से हमारे अमाशय में जुड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो आहार नाल है और लार ग्रंथियाँ हैं, इन्हें डायग्राम में देख लिया। इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो ग्रसनी होती है ना, ये भी हमारे मुंह के पीछे और गले का भाग है, जो कि हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर भी आप जान लीजिए कि जो ग्रसनी है, ये हमारे मुंह के पीछे गले का भाग होती है, जिसमें एपिग्लोटिस देखने को मिलता है। तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन के टाइप का होता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो श्वास नली है, ये फेफड़ों से जुड़ जाती है। और जो हमारी फूड पाइप है यानी कि ग्रास नली है, ये आप देख रहे हैं सीधा पीछे की ओर से अमाशय में जुड़ जाती है। तो हम श्वसन तंत्र में ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि जो भी आप भोजन करेंगे, ये सीधा फूड पाइप के द्वारा अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद ये छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपचा भोजन है, गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अब हम एक एक करके जो भी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है उन्हें पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं मुख एवं मुख गुहा से, जिसे माउथ या बक्कल कैविटी कहते हैं। तो मुख तो आपको पता ही होगा। तो मुख गुहा क्या है? तो जब हम मुंह खोलते हैं तो ये जो खाली भाग है ना, इसे मुख गुहा कहा जाता है। तो जो भी पाचन है ना, ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारे मुंह से ही, यानी कि मुख गुहा से ही स्टार्ट होता है। तो कई बार पूछा गया है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, पेट से, मुंह से या आंतों से? तो हमारे मुख गुहा से, यानी कि मुंह से ही पाचन स्टार्ट होता है। तो हमारे मुंह में पाचन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो दांत और जीभ ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, इसीलिए पिछली ही वीडियो में मैंने आपको डिटेल में दांत और जीभ के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पर डायग्राम की सहायता से मैंने आपको सभी दांतों के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद
बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। वहाँ पर मैंने दांत और जीभ के बारे में पढ़ा दिया था। तो बच्ची, लार ग्रंथियाँ यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथियों के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जोड़ी में पूछा जाए तो 3 जोड़ी, और वैसे कितनी लार ग्रंथियाँ हैं, तो 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। तो इन ग्रंथियों का नाम क्या है? पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरी है सबलिंगुअल ग्रंथि। तीनों के नाम याद रखेगा, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। तो ये लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं? तो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन क्या होता है? सबसे पहले हमारे दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं। और जीभ क्या करती है? उस भोजन को लार से यानी कि सलाइवा से मिला देती है। तो ये जो लार निकलती है, निकलती कहाँ से है? तो ये लार इन्हीं लार ग्रंथियों से निकलती है। और जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, और सबसे छोटी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है, और हमारे मुंह में 1 से लेकर 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। तो प्रतिदिन हमारे मुंह में कितनी लार बनती है? 1 से लेकर 1.5 लीटर लार प्रतिदिन हमारे मुंह में बनती है। तो इन लार ग्रंथियों से क्या होता है? तो एंजाइम निकलते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं। तो लार ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलते हैं, ये पाचन में मदद करते हैं। और लार ग्रंथियों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम, और दूसरा है टाइलिन। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो लार ग्रंथियों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। तो लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है, कोई भी चीज़ उठाकर मुंह में डाल लेता है, तो ये लाइसोजाइम ही है जो उसे बैक्टीरिया से बचाता है। लाइसोजाइम क्या करता है? कोई भी चीज़ अगर हम मुंह में डालते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको वो मार देता है। पूरी तरह से तो नहीं मार पाता, कुछ जो बैक्टीरिया बचते हैं वो आगे चलकर जब पेट में चले जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें मार देता है। परंतु बैक्टीरिया के मारने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो हमारे मुंह से ही हो जाती है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद है टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो हमने पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करना। तो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है स्टार्च। जो हम रोटी खाते हैं, उसका जो आटा होता है, आटे में जो चोकर होता है ना, वो स्टार्च होता है। तो ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलना है? तो ग्लूकोज में बदलना है। तो टाइलिन क्या करता है? पहले इसे माल्टोज में बदल देता है। तो आगे चलकर पाचन तंत्र के बाकी के अंग भी काम करेंगे और इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देंगे। परंतु पहले टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइलिन एंजाइम किसको माल्टोज में बदल देता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा संक्रमित हो जाती है। जिससे क्या होता है कि हमारी लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे मम्स या गलसुआ नामक बीमारी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि गाल के पास सूजन आ जाती है। आप देखते हैं तो ये सूजन आती कैसे है? तो गाल के पास जो ग्रंथि थी, पैरोटिड ग्रंथि, इस पर विषाणु का यानी कि वायरस का संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण ये ग्रंथि सूज जाती है। इसको
गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। ये भी पूछा गया है। तो बोलस क्या होता है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी को आपने सब्जी से मिलाया और मुंह में डाला, और जैसे ही आप उसे दांतों से चबा रहे हैं, तो दांतों से जब आप उसको चबाओगे, उसके बाद क्या होगा, उसमें लार मिल जाएगी। तो लार मिल गई, लेकिन जैसे ही आप उसे निगल रहे थे, आपको एहसास हुआ कि इसमें बाल है, आपके गले में अटक गया। तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत उगल दोगे। तो आप जब उगलोगे ना, तो वही बोलस है। तो बोलस क्या है, जब भी हम मुंह में भोजन डालते हैं, उसको चबाते हैं और उसमें लार मिल जाती है, तो उसी को बोलस कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। तो मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। तो मुंह के बाद वो भोजन क्या होगा, ग्रास नली की सहायता से, यानी कि फूड पाइप की सहायता से अमाशय में जाएगा। तो ग्रास नली, जिसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, ये पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सकरी नली होती है, जो कि अमाशय में खुलती है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि जो भी भोजन हम मुंह में डाल रहे हैं, उसको अमाशय तक पहुंचाना। तो यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, यानी कि हमारी ग्रास नली में, फूड पाइप में पाचन की क्रिया नहीं होती। ये केवल क्या काम करती है कि जो भी भोजन हमने मुंह में डाला, उसको अमाशय तक पहुंचाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो भी हम भोजन करते हैं, तो इसमें क्रमांकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। तो ये क्रमांकुचन क्रिया क्या है, तो जो भी हम भोजन करेंगे, अगर फूड पाइप से सीधा ही भोजन अमाशय में चला जाएगा, तो क्या होगा, जो भी हम भोजन कर रहे हैं सीधा जाकर अमाशय में टकरा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे एक ही बार में अमाशय में गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। जो ये फूड पाइप है, ये क्या करती है, भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर सरकाती है। तो इसी को क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं। तो जैसे हम जब टूथपेस्ट करते हैं ना, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, पहले पीछे से दबाते हैं, फिर आगे से दबाते हैं, और उसके मुंह के पास दबाते हैं, तब वो टूथपेस्ट निकलता है ना। ठीक उसी प्रकार ये ग्रास नली क्या करती है, भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर सरकाती है। इसका काम क्या है, भोजन को मुंह से अमाशय तक पहुंचाना। तो ग्रास नली के बाद अब भोजन कहाँ पर आएगा, अमाशय, यानी कि स्टमक में आएगा। तो मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो कि एक थैली नुमा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा अमाशय है, जिसे हम पेट कह देते हैं। तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। तो सबसे ज़्यादा देर तक भोजन कहाँ पर रहता है, हमारे अमाशय, यानी कि पेट में रहता है। लगभग कितने घंटे तक रहता है, तो लगभग 4 घंटे तक भोजन पेट में रहता है। और जो ये अमाशय है ना, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग में, तो इसका जो ये ऊपर वाला भाग है, इसे कहते हैं कार्डियक पार्ट, बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं, और नीचे वाले भाग को पाइलोरिक रीजन कहते हैं। जो ये पाइलोरिक भाग है ना, ये छोटी आंत से जुड़ जाता है। तो अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर वाले भाग को, जो हृदय के नज़दीक होता है, उसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को, जो कि छोटी आंत से जुड़ जाता है, उसे पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। तो ये तीनों पार्ट के नाम याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं, कार्डियक पार्ट। तो जब भोजन ग्रास नली से कार्डियक पार्ट में पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और ये क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो जो भी हमने भोजन खाया था, तो सबसे पहले हमारे मुंह में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन फिर भी कई बैक्टीरिया नहीं मर पाते। तो वो बैक्टीरिया यहाँ पर आकर मर जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आकर मर जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। इतना खतरनाक है, तो क्या ये हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारे पेट की थैली में है। तो क्या ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसको नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि जो हमारा स्टमक है ना, जो हमारा पेट है, इसकी दीवारों पर, अमाशय की दीवारों पर
एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो स्टमक है ना, इसकी दीवारों पर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हमारे पेट को, स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का है, तो ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। उसके बाद क्या होगा, भोजन आगे बढ़ेगा, फंडिक पार्ट में जाएगा। तो हमारे अमाशय का जो फंडिक भाग है ना, ये भोजन को अधिक समय तक अमाशय में रोक कर रखता है और इसमें रूगे नामक संरचना पाई जाती है। जो आप ये देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, रूगे कहा जाता है। कई लोग इसको रूजी पढ़ देते हैं, पर इसे रूगे कहा जाता है। तो हमारे अमाशय में रूगे नामक संरचना पाई जाती है और ये कांटेनुमा संरचना होती है। कई बार क्या होता है, जब आप खाली पेट होते हैं यानी कि भूखे होते हैं, तो यही जो रूगे है ना, आपके स्टमक में चुभने लगता है। जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है यानी कि आपने बहुत देर से खाना नहीं खाया होता, तो आपके पेट में चुभन होती है। तो वो चुभन किसके कारण होती है, तो इसी रूगे के कारण होती है। और ये रूगे क्या करता है, तो ये पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। तो जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है। ये पेट फूलता कैसे है, तो यही जो रूगे है ना, ये पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाता है ताकि भोजन को अपने में समा ले। तो इसीलिए क्या करता है, एक्सपेंड करता है, पेट के क्षेत्रफल को बढ़ाता है ताकि भोजन को समायोजित किया जा सके। और ये भोजन को काफ़ी देर तक रोक कर रखता है। उसके बाद भोजन आगे बढ़ता है। तीसरा भाग है पाइलोरिक भाग। तो पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है। तो ये पूछा जाता है, जठर रस कहाँ से निकलता है, तो पाइलोरिक ग्रंथि, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कह देते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो ये जठर रस क्या करता है, तो जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। तो दोनों ही याद रखेगा। अमाशय में दो प्रकार के एंजाइम आपको याद रखने हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो इनका काम क्या है, तो पहला जो एंजाइम है पेप्सिन, ये क्या करता है, तो ये सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। जो भी हमने खाना खाया उसमें जो प्रोटीन है ना, उसका पाचन करता है पेप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोटीन से अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो उसे अमीनो अम्ल में बदलना होगा। तो जो ये पेप्सिन है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। उसके बाद आगे चलकर ये पेप्टोन्स अमीनो अम्ल में बदलेंगे, लेकिन पहले अमाशय में जो ये पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। और दूसरा एंजाइम है रेनिन। तो यह है दूध को पचाने में सहायक होता है और ये विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो दूध ही पीते हैं। तो ये दूध में मौजूद जो कैसीन प्रोटीन होता है ना, उसे कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देते हैं। तो दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन, ये जटिल अणु होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है। तो रेनिन क्या करता है, उसे सिंपल मॉलिक्यूल्स कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या है, तो एक तरह से ये दूध को दही में बदल देता है। तो ये भी पूछा जाता है, दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो रेनिन। आप देखते होंगे कि जब भी जो छोटा बच्चा होता है उसे दूध पिलाया जाता है, अगर वो ज़्यादा दूध पी ले तो जब वो उल्टी करता है तब वो दूध नहीं रहता, वो एक प्रकार से दही बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीकर उल्टी कर देते हैं, तो जैसे उन्होंने दूध पिया था वैसा दूध नहीं निकालते, वो क्या निकाल देते हैं, तो एक प्रकार से दही निकाल देते हैं। तो वो दही कैसे बन जाती है, तो इसी एंजाइम के कारण, रेनिन एंजाइम के कारण। क्योंकि जो रेनिन एंजाइम है दूध में जो प्रोटीन है कैसीन, उसको किस में बदल देता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। तो ये दूध को दही में बदल देता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम। तो अमाशय के बाद भोजन आगे बढ़ता है और कहाँ पर जाता है, तो छोटी आंत में पहुँचता है। पहले हमने भोजन खाया तो मुंह से ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुँचा और अमाशय के बाद ये भोजन किस में जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो जो हमारी पूरी आहार नाल है, मुंह से लेकर गुदा द्वार तक, उसमें सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फुट होती है। जो हमारी पूरी आहार नाल है, इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। तो इस 32 फुट में 20 से लेकर 23 फुट तक तो हमारी छोटी आंत होती है। तो इसीलिए हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। तो अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन के पाचन तथा अवशोषण की क्रिया होती है। तो संपूर्ण आहार नाल की लंबाई मैंने आपको बताया कि लगभग 9 मीटर या 32 फीट होती है, जिसमें से 20 से 23 फीट लंबी तो हमारी छोटी आंत ही होती है। तो पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन ज़्यादा देर तक तो हमारे अमाशय में रहता है, लेकिन अमाशय से निकलने के बाद जो पाचन संबंधित सबसे अधिक क्रिया होती है ना, वो छोटी आंत में ही होती है। अब जो भी भोजन हमने किया है जो कि सरल अणुओं में परिवर्तित नहीं हुआ है, वो क्या होगा? छोटी आंत में सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत कहने को छोटी है, लेकिन ये 20 से 23 फुट लंबी है। तो इसीलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कहते हैं, यानी कि शुरुआती भाग को कहते हैं, जो अमाशय से जुड़ी होती है, उसे कहते हैं ड्यूडेनम। मध्य वाले भाग को कहते हैं जेजुनम, और जो आखिरी भाग है उसे इलियम कहते हैं। तो इनका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम सेम है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो DJI, इसे आपको याद होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, 3 भागों में विभाजित है, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है ना, तो छोटी आंत का एक नखरा होता है। वो कहती है कि मैं अम्लीय भोजन को नहीं पचाऊंगी। लेकिन जो भोजन है हमारे पेट में क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। उसने क्या किया? भोजन को अम्लीय बना दिया। लेकिन छोटी आंत कह रही है कि मैं अम्लीय भोजन को अपने यहाँ से गुजरने नहीं दूंगी। तो अब क्या होगा? तो अब यहीं पर जो बाकी की ग्रंथियां हैं, जैसे लीवर है, पित्ताशय है, इनका काम आएगा। तो लीवर क्या करेगा? जो अम्लीय भोजन है इसको क्षारीय करेगा। तो लीवर के बारे में डिटेल में यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो ग्रंथि वाले चैप्टर में हम लीवर के बारे में पढ़ लेंगे। वहाँ पर हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर हम इतना देख लेते हैं कि लीवर का काम क्या है पाचन तंत्र में। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये पित्त रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है, और इसे पित्ताशय गाल ब्लैडर में संग्रहित कर देता है। तो यकृत क्या करता है? ये पित्त रस बनाता है, और बनाकर जो ये हरे रंग का गाल ब्लैडर है ना, पित्ताशय है, इसमें स्टोर कर देता है। आप जो ये देख रहे हैं ये लीवर है। लीवर के पीछे की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, लीवर के पीछे की ओर जो ये हरे कलर का है, ये क्या है? ये गाल ब्लैडर है। तो इसमें क्या होता है? लीवर क्या करता है? पित्त को बनाता है और पित्ताशय में स्टोर कर देता है। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर अपने आप से पित्त को नहीं बना पाता। पित्त बनाता कौन है? लीवर बनाता है। लेकिन जो भी ये पित्त है, ये स्टोर किस में करता है? गाल ब्लैडर में करता है। तो पित्ताशय नाशपत्ती के आकार की थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। और जो ये पित्त है, ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो क्षारीय द्रव तो होगा, क्योंकि हमने देखा कि पेट में जो भोजन है वो अम्लीय है। अब उसे छोटी आंत में जाना है, तो पहले क्षारीय होना पड़ेगा। तो इसीलिए यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है, जो कि पीले हरे रंग का होता है, और ये क्षारीय द्रव होता है, जिसका औसतन पीएच मान 7.7 होता है, और ये भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। तो कई बार क्या होता है कि पित्ताशय में पत्थरी का निर्माण हो जाता है, और ये ठीक नहीं हो सकता, जिसके कारण क्या होता है कि पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। आपने सुना होगा कि कई लोगों के पथरी हो जाती है गाल ब्लैडर में। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर इस पित्ताशय को यानी कि गाल ब्लैडर को निकाल देते हैं। तो इससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जो पित्त है वो बनाता कौन है? तो लीवर बनाता है।
पित्ताशय का काम क्या था? उसको स्टोर करना। अब क्या होगा, जब पित्ताशय निकल जाएगा तो जो पित्त रस है, बाइल जूस है, ये यकृत से सीधा छोटी आंत में चला जाएगा। अब यहाँ पर जिसका पित्ताशय निकल गया, अब उसके पास गाल ब्लैडर तो है नहीं जहाँ पर इस बाइल जूस को स्टोर किया जा सके। तो क्या होगा, अब सीधा ही बाइल जूस छोटी आंत में चला जाएगा। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं जिनका पित्ताशय निकल जाता है, उनको थोड़े थोड़े अंतराल में खाने के लिए कहते हैं। तो जो ये पित्त है ना, ये दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। जो हमने पढ़ा बाइल जूस जो कि लीवर बनाता है, ये दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। पहला है पित्त लवण यानी कि बाइल सोल्ट। यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जो कि फैट को, वसा को तोड़ने का कार्य करता है। तो जो ये बाइल जूस है, पित्त रस है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, पित्त लवण और पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगामेंट। तो जो ये पित्त वर्णक है, इसका काम क्या है? तो ये पित्त को कलर प्रदान करती है, उसको रंग देती है। हमने पढ़ा था पित्त का रंग क्या है? पीले हरे रंग का होता है। तो पित्त वर्णक में दो चीज़ें होती हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन क्या करता है? पित्त को पीला रंग देता है और बिलीवर्डिन पित्त को हरा रंग देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पित्त होता है पीले हरे रंग का होता है। तो जो ये बिलीरुबिन है ना, इसका निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, आरबीसी टूट जाती है, तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होता है और बिलीरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता, तो लीवर द्वारा ये फिल्टर नहीं होता और शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? पीलिया हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन ही पीला रंग प्रदान करता है। तो जब ये फिल्टर नहीं हो पाता और हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। तो हमने पढ़ा कि अमाशय से भोजन को छोटी आंत में जाना था, लेकिन उससे पहले उसका क्षारीय होना जरूरी था। तो क्या हुआ, लीवर ने पित्त निकाला और वो पित्त भोजन में मिल जाएगा, तो भोजन को क्या कर देगा? क्षारीय कर देगा। उसके बाद जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर रहा होता है, तो छोटी आंत का ऊपर वाला भाग क्या होता है? ड्यूडेनम। तो यहीं पर पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो अग्नाशय ग्रंथि भी क्या करती है? अपने अंदर से एंजाइम निकालती है। तो इसे अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है और यह भी क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान भी 7.8 से लेकर 8.3 तक होता है। तो जो अग्नाशय द्वारा एंजाइम निकलता है ना, ये तीनों प्रकार के जो मुख्य भोज्य पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों को पचाने के लिए इसमें से एंजाइम निकलते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्नाशय में से जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, उसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को पचाने में सहायक होता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्न्याशय से यानी कि पैनक्रिया से तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। शॉर्ट में हम इन्हें याद करते हैं लैट, LAT। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। तो ये तीनों ही एंजाइम पैनक्रिया से निकलते हैं। तो लाइपेज क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। हमने पढ़ा था कि अमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, जिसने प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया था। अब उसके बाद क्या होगा? वही पेप्टोन के ये पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा, यानी कि और सिंपल कर देगा। तो लाइपेज क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और उसे शर्करा में बदल देता है। तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये फैट का पाचन करता है
तो ये वसा को वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में बदल देता है। तो पैनक्रियाज द्वारा जो ये एंजाइम निकलते हैं, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों का पाचन करते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि छोटी आंत में भोजन आने से पहले इसमें अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम छोड़े जाते हैं और अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत को भी मैंने आपको बताया था कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो ड्यूडेनम है ना, ये अमाशय के बाद एक यू की तरह इसकी संरचना होती है, जिसमें यकृत तथा अग्न्याशय खुलते हैं। तो हमने पढ़ा कि लीवर के द्वारा जो एंजाइम हैं वो भी इसमें मिलाए जाते हैं और पेनक्रियास भी अपने एंजाइम को छोड़ता है। तो ड्यूडेनम में ये दोनों मिलते हैं, इसीलिए इसकी जो संरचना देखने को मिलती है, यू की तरह इसकी संरचना देखने को मिलती है। और जो ये एंजाइम लीवर और पेनक्रियास के द्वारा मिलाए गए थे, इसके कारण क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जेजुनम में क्या होता है, तो ड्यूडेनम के आगे वाले भाग को जेजुनम कहा जाता है और ये भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जेजुनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता। ये क्या करता है, जो भी भोजन है ना, उसको ड्यूडेनम से इलियम तक पहुंचाता है। तो इलियम क्या है, ये छोटी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि कई घुमावदार नालियों के रूप में पाया जाता है। तो यही इलियम वाला जो भाग है ना, ये क्या करता है, ये एंजाइम स्रावित करता है, ताकि अब जो भोजन है ये पूरी तरह से स्मॉल मोलिक्यूल्स में टूट जाए। ऊपर से हमने देखा कि सबने अपना अपना योगदान दिया। अब जो बचा खुचा है वो काम कौन करेगा, तो छोटी आंत करेगी। छोटी आंत का जो ये इलियम वाला हिस्सा है, ये क्या करेगा, एंजाइम स्रावित करेगा और इसमें से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला है इरेप्सिन, दूसरा है सुक्रेज, तीसरा है माल्टेज, चौथा है लैक्टेज और पांचवा है लाइपेज। तो जो इरेप्सिन है ना, ये क्या करेगा, तो जो प्रोटीन है ना, अब उसको उसका अंतिम रूप यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बदल देगा। तो ये क्या करेगा, पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदल देगा। और अमीनो एसिड क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, अब इसको हमारा शरीर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है सुक्रेज एंजाइम। ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो अगर आपने पोषक तत्वों वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने आपको सुक्रोज, फ्रक्टोज इनके बारे में बताया था। ये कार्बोहाइड्रेट के ही रूप होते हैं, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज का पाचन करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। उसके बाद है माल्टेज एंजाइम। ये माल्टोज का पाचन करता है और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद है लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टोज का पाचन करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल देता है। उसके बाद है लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है, ये वसा को वसीय अम्ल यानी कि फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का, माल्टेज माल्टोज का, लैक्टेज लैक्टोज का। ये तीनों तो आसान है। जो लाइपेज है, ये याद रखना, ये वसा का पाचन करता है, लाइपेज फैट का पाचन करता है, ये फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। तो अब जो भोज्य पदार्थों का पाचन हुआ है, इसको हमारा शरीर अवशोषित करेगा ना, अब्जॉर्ब करेगा, तभी तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत में ही मौजूद विली, जिसे विलाई भी कह देते हैं, विली के द्वारा होता है। तो आप ये छोटी आंत के अंदर अंगुली नुमा संरचना देख रहे हैं, इसे विली कहा जाता है। तो ये क्या करता है, भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो विली के कारण छोटी आंत का पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जाता है। तो जितना भी भोज्य पदार्थों के डाइजेशन का प्रोसेस हुआ ना, उसको इसने क्या किया, अवशोषित कर लिया
पानी का अवशोषण आगे हम पढ़ेंगे बड़ी आंत में होगा, लेकिन जो भोज्य पदार्थ थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका जो डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन के बाद अब्जॉर्ब किसने कर लिया? छोटी आंत ने कर लिया। उसके बाद आगे अब हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। तो बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, इसमें भोजन के पाचन से संबंधित कोई कार्य नहीं होता। तो बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है ना। तो जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है, उस वाले भाग को सीकम कहा जाता है। और सीकम पेट में दाहिने ओर होता है और इसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। जो आप ये छोटी सी संरचना देख रहे हैं, ये सीकम वाले भाग में पाई जाती है। इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अब ये अवशेषी अंग है, यानी कि हमारे किसी काम का नहीं है। पहले शुरुआत में ये हमारे काम का होता था, पर अब ये अवशेषी अंग बन गया है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है, तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को काट दिया जाता है, काट के बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा कि आगे चलकर ये जो अपेंडिक्स की संरचना है ना, ये खत्म हो जाएगी। और सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण हमारी बड़ी आंत में होता है। तो विटामिन B3 का, B6 का, B12 और के का निर्माण हमारी बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रेक्टम वाला क्षेत्र है, जिसे मल द्वार कहा जाता है, यहाँ पर अपचा हुआ भोजन आकर इकट्ठा हो जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पर ज़्यादा अपचा भोजन इकट्ठा होता जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये गुदा के द्वारा, एनएस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अपचा भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भोजन है ना, इसके 3 रूप होते हैं। पहला है बोलस। तो मैंने आपको बताया था कि जो बोलस है, जब हम खाना खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, उसके बाद उसमें लार मिला देते हैं ना, तो उसे बोलस कहा जाता है। यानी कि मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है। उसके बाद ये बोलस हमारे पेट में जाता है, और पेट में जब ये जाता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है, एंजाइम मिल जाता है। उसके बाद इसे काइम कहते हैं। यानी कि जब हम उल्टी करते हैं, तो जो हमारे पेट से निकलता है उसे क्या कहेंगे? उसे काइम कहेंगे। तो मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है, पेट में पचे हुए भोजन को काइम कहा जाता है। और यही काइम जब मलाशय में पहुंच जाता है और गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसे काइल कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखेगा। और मैंने आपको बताया था कि अमाशय के दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि खतरनाक होता है। तो हमारा अमाशय इसे बचता कैसे है? क्योंकि हमारे अमाशय की स्टमक की दीवारों पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ा था। तो छोटी आंत की जो औसत लंबाई होती है, ये 6 से 7 मीटर होती है। अगर बात करें फुट में, तो 20 से 23 फुट होती है। और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। बात करें फुट में, तो 5 फुट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो छोटी आंत है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, पर नाम उसका छोटी आंत है। और जो बड़ी आंत है, उसकी लंबाई कम है, पर इसका नाम बड़ी आंत क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो छोटी आंत है ना, ये भले ही लंबी है, लेकिन इसका जो व्यास है, यानी कि इसकी जो मोटाई है, वो बड़ी आंत की मोटाई से कम है। जो बड़ी आंत है ना, उसका जो रेडियस है, उसकी जो मोटाई है, वो छोटी आंत से ज़्यादा है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। तो लंबाई के आधार पर नहीं, इसकी मोटाई के आधार पर इसे
छोटी आंत और बड़ी आंत का नाम दिया गया है। तो छोटी आंत की औसत लंबाई 20 से 23 फुट होती है और बड़ी आंत की औसत लंबाई लगभग 5 फुट होती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में कौन पित्त स्रावित करता है, यानी कि बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा, अमाशय के द्वारा, यकृत या छोटी आंत के द्वारा। तो इसका सही जवाब है बाइल जूस किसके द्वारा निकाला जाता है? यकृत के द्वारा। और पित्ताशय में यानी कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन शुरू होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी कि मुख से ही शुरू हो जाता है। जब दांतों द्वारा इसको चबाया जाता है और इसमें लार मिल जाती है ना, तो मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि लार डैश के पाचन में मदद करती है। तो लार बताइए, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मानव पाचन तंत्र के अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित पाचन तंत्र के अंगों में से कौन से अंगों का समूह है जो पाचन क्रिया नहीं करते? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, बड़ी आंत में भी भोज्य पदार्थों के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ जल का अवशोषण होता है और मलाशय में तो पाचन की प्रक्रिया होती नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो बताइए, मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है टाइलिन के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? तो इसका सही जवाब है रेनिन एंजाइम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो बताइए, जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो प्रोटीन को किस में बदला जाता है? अमीनो अम्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है कि पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। दूसरा कथन है कि बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। तो इसका सही जवाब होगा कि केवल दूसरा कथन सही है कि पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में होता है। लेकिन जो बड़ी आंत है ये छोटी आंत की तुलना में चौड़ी है और छोटी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या गैस्ट्रिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? तो लाइपेज जो वसा का पाचन करता है ये किसके द्वारा, यानी कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलता है? तो इसका सही जवाब है अग्न्याशय, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा लाइपेज एंजाइम निकलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो फूड पाइप से जो भोजन है ये अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो सबसे पहले ये अमाशय के कार्डियक भाग में पहुंचता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? स्टमक फूड कहते हैं, डाइजेस्ट फूड कहते हैं, काइम कहते हैं या बोलस कहते हैं? तो मुंह में पचे हुए भोजन को
बोलस कहते हैं और पेट में पचे हुए भोजन को कायम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।